नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। घर के सभी सदस्य बाहर हॉल में बैठकर सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, पर सासू माँ ने तो मुझे प्लानिंग के बीच में बैठने ही नहीं दिया। शायद वो मुझे सीधे तैयारी करवाना चाहती हैं और यही बताने वाली हैं, पिछले साल की तरह प्लानिंग ये सब लोग मिलकर करते हैं और काम सारा मुझसे करवाया जाता। आखिर जिस बहू के दम पे इतना सेलिब्रेशन करते हो, उस बहू को भी सेलिब्रेशन का हक होता है। अरे बहू, तुम यहाँ कहाँ बैठ गई? अभी तो खाने की भी तैयारी करनी है। सब घर पर ही हैं तो कुछ अच्छा ही बना लेना, वरना रोज रोज कहाँ सब मिल बैठ के खाना खा पाते हैं। अचानक सासू माँ ने कहा। अभी मैं चाय का कप लेकर बैठी ही नहीं थी कि हवा में ही झूल रही थी कि अचानक मुझे सासू माँ ने टोक दिया। मैं हैरान थी। पति और ननद किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि नया साल आने में कुछ ही दिन बचे हैं, यूँ कहें कुछ ही वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले सेलिब्रेट करने की तैयारी घर में चल रही है और घर पे ये सारे लोग मिलकर, यानी घर के सारे सदस्य सिर्फ मुझे छोड़ के सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। पर इस प्लानिंग की सारी तैयारी अकेले मुझे ही करनी होती है। अभी मेरी शादी को दूसरा ही साल चल रहा है, पर यह बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। सचमुच उस सेलिब्रेशन को तो मैं आज तक नहीं भूल पाई। मेरे घर में मेरी सास वंदना जी, मेरे पति सुधीर और मेरी छोटी ननद मधु और एक बड़ी ननद वृंदा भी है, जिसकी शादी हो चुकी है। पिछले साल भी ऐसे ही इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी, जैसे अभी इन लोगों की प्लानिंग चल रही है। उस प्लानिंग में भी सासू माँ ने मुझे साथ में बैठने नहीं दिया था। सुबह जब मैं पहली चाय लेके उन लोग के साथ बैठी, तब भी उन्होंने मुझे घर के कामों के लिए रवाना कर दिया। काम करते के बीच में बाहर से ही सुधीर की आवाज़ आई, अरे सुनो, चाय बना लो, और हाँ, साथ में गर्मा गर्म पकौड़ी भी बनाकर ले आना। इस ठंड के मौसम में चाय के साथ पकौड़ी खाने का अलग ही मज़ा है। बस फिर क्या था, अपना काम धाम छोड़ के मैं लग गई पकौड़ी तैयार करने के लिए। पकौड़ी बनाने के साथ साथ दूसरी गैस पे चाय भी चढ़ा दी। पर मन में एक उत्साह था कि मैं भी तो सुनूं, आखिर जाकर प्लानिंग में क्या चल रही है। उन लोगों को चाय पकौड़ी देकर मैं अपनी चाय भी लेकर जब उन लोगों के साथ में बैठने लगी, तब सासू माँ ने फिर से टोक दिया, बहू खाने की तैयारी कर ले, अभी कितना काम पड़ा है। मैं अपना चाय का कप लेकर रसोई में ही आ गई। इतना तो समझ में आ गया था कि सासू माँ मुझे साथ में नहीं बैठने देना चाहती। जैसे तैसे अपनी चाय गटकी और लग गई खाने की तैयारी में। आखिर खाना तैयार करके उन लोगों को परोस के भी मैंने दिया और उन लोगों का खाना खिलाने के बाद अपनी थाली लगाकर मैं अपने कमरे में आ गई और अभी पहला निवाला तोड़कर मुंह में लिया ही था कि इतने में बाहर से सासू माँ की आवाज़ आई, अरे बहू, यहाँ पूरा परिवार बैठा है, यहीं आकर खाना खा ले। अब क्या लेने के लिए मुझे बुला रहे हैं, मन ही मन सोचा और अपनी थाली उठाई और बाहर आ गई। बाहर आकर खाना खाना शुरू ही किया था कि इतने में सुधीर ने भी बोलना शुरू किया, देखो ये तुम्हारा हमारे घर में पहला नया साल है, तो हम सोच रहे हैं हम थोड़ा सेलिब्रेशन कर लें। हाँ भाभी, सब कुछ आपको ही संभालना है। हम सब आप पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, देखिएगा कोई कमी न रह जाए। दोनों भाई बहन भूमिका तैयार करते हुए बोले, मैं कोशिश करूँगी, मैंने कहा। मेरा ऐसा कहते ही सासू माँ ने कहा, देख बहू, तेरी बड़ी ननद वृंदा और उसका परिवार तो आएगा ही, साथ साथ उसके सास ससुर भी आएंगे और कुछ मधु और सुधीर के दोस्त भी आएंगे। मेरी एक अकेली बहन है, इसी शहर में रहती है, तो वो उसके परिवार के साथ यहाँ आ जाएगी। अब तेरे परिवार को भी बुला लेते बहू, लेकिन क्या करें, तेरा मायका तो दूसरे शहर में है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ, पर कितने लोग हो जाएंगे? देख बहू, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 22-23 लोग तो हो ही जाएंगे। 22-23 लोगों का सुनकर मैं थोड़ी हैरान थी कि इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा, फिर हम लोग भी तो हैं। पर मेरे मन की बात भापते हुए सासू माँ बात को संभालते हुए बोली, अरे बहू, फिक्र क्यों करती है, हम सब मिलकर काम कर लेंगे तो हो जाएगा। और पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस सासू माँ के शब्दों को सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। आखिर सब मिलकर करेंगे तो 22-23 लोगों का क्या है, सब आसानी से ही हो जाएगा। लेकिन ठीक सेलिब्रेशन के दिन मधु जरूरी प्रोजेक्ट का बहाना बना के ऑफिस रवाना हो गई और वहीं सुधीर ऑफिस में जरूरी काम का कह के ऑफिस चले गए। पीछे सासू माँ ने जैसा जैसा समझाया, मैंने घर डेकोरेट कर दिया। घर के डेकोरेशन में ही मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं अपने लिए चाय बनाकर अभी बैठी ही थी कि सासू माँ ने मेरे पास आकर बोला, बहू तू बहुत थक गई होगी, पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अचानक से काम आ गया तो। अब मुझे तो इतना काम होता नहीं है, मुझे सच में तेरे लिए बड़ा बुरा लग रहा है।
चल एक काम करते हैं, बच्चे तो पता नहीं कब तक आएंगे, तो मैं मीठा जाकर बाहर से लेके आती हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। तब तक तुम थोड़ा बहुत खाने का तैयारी कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ आकर मदद करवा देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान आने लग जाए और उन्हें हमारी मदद के लिए रसोई में ही आना पड़े। मुझे समझाकर सासू माँ अपना बैग उठाकर रवाना हो गई और मैं रसोई में अपने काम में लग गई। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से रसोई में मैं अकेले काम कर रही थी, घर में भी कोई नहीं था। सासू माँ बोल करके गई कि 1 घंटे में आएंगी, लेकिन गए हुए 3 घंटे हो गए और मैं अकेली ही रसोई में लगी रही। जैसे तैसे मटर पनीर, दाल मखनी, दम आलू, फ्राइड राइस, वेजिटेबल रायता अभी बनाकर रखे ही थे कि अचानक से डोरबेल बजी। जाकर सामने दरवाज़ा खोला तो वृंदा दीदी, जीजा जी, उनके सास ससुर और बच्चे खड़े थे और साथ में सासू माँ थी। उन्हें साथ में देखकर मैं थोड़ा ज़्यादा हैरान थी, पर इतने में सासू माँ मुझे परे हटाकर रसोई में आ गई और सामान रखते हुए बोली, अरे बहू, आज तो बहुत भीड़ थी, देख कितने घंटे लग गए। अरे नानी, हमें शॉपिंग करने भी तो ले गए थे। अरे दीदी का बेटा रसोई में आते हुए अचानक से बोल दिया। यह सुनकर सासू माँ झेप गई और अपनी झेप मिटाते हुए बोली, अरे बहू, आखिर नया साल है, बेटी और उसकी सास को खाली हाथ थोड़ी ना भेज सकते हैं, इसलिए गिफ्ट खरीदने चली गई थी और वृंदा को भी वहीं बुला लिया था। मेरी बिना प्रतिक्रिया जाने वो जाकर वृंदा दीदी के ससुराल वालों के साथ जाकर बैठ गईं। सबको चाय पकड़ाने के बाद मैं रसोई में आटा गूंदने के लिए आ गई। थोड़ी देर में सासू माँ का फ़ोन करने पर सुधीर और मधु भी आए। थोड़ी उम्मीद बंधी कि ये लोग शायद मेरी मदद करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने रसोई में आकर झाँक कर भी नहीं देखा कि मैं अकेले क्या कैसे मैनेज कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद बाकी बचे मेहमान भी आ गए। ना मैं कपड़े चेंज कर पाई और ना मैं तैयार हो पाई, बस मैं इन लोगों के लिए चाय पानी परोसने में ही लगी रह गई। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने केक कटिंग किया, तब भी मैं रसोई में कढ़ाई चढ़ाने में लगी रह गई। इन लोगों ने बाहर केक कटिंग सेलिब्रेशन के बाद काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक किए और मुश्किल से मैं 1 या 2 फोटो में ही आ पाई। और इसका भी कारण ये कि वृंदा दीदी के सास ससुर ने मुझे बुला लिया। मैं बस रसोई में ही लगी रह गई। इन लोगों ने मेरी ना मदद की, और ये कैसा सेलिब्रेशन था उसमें, जिसमें इन लोगों ने सेलिब्रेट किया, जबकि मैंने खाना भी अकेले रसोई में बैठकर खाया था। अभी मैं पुरानी यादों में खोई ही थी कि सासू माँ ने फिर से टोका, अरे क्या सोचने लग गई, जाके रसोई में सबके लिए खाना बना ले। तब तक हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार मेहमान भी थोड़े ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। मधु का मंगेतर और होने वाली सास और ननद भी आने वाली हैं। लेकिन मम्मी जी, इस बार खाना बनाने वाला और डेकोरेशन करने वाला ज़रूर बुक कर लीजिएगा। मैं अंदर जाने की जगह ढीठ की तरह अपनी चाय गटकते हुए कहने लगी। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पिछली बार भी तो कितना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, तब भी हमने बाहर से किसी को थोड़ी ना बुलाया था। मम्मी जी ने कहा, पिछले साल तो ज़रूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ गया, पर इस साल कोई काम नहीं है। सुधीर ने कहा, देख लीजिए, जैसी आप लोगों की मर्जी। मैंने भी बेफिक्र होकर कहा, आखिर मैं जानती थी अगर ऐसा हुआ तो इस बार मुझे क्या करना है। खैर, सेलिब्रेशन के दिन जैसा कि मुझे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। उस दिन भी मधु और सुधीर जरूरी काम का बहाना करके ऑफिस रवाना हो गए और थोड़ी देर में डेकोरेशन का सामान रखवाकर सासू माँ भी अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए रवाना हो गई, यह कहकर कि बहू, मैं बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। आखिर नए साल की शुरुआत है, बेटियों की सास को खाली हाथ थोड़ी ना रवाना करूंगी, तब तक तुम संभाल लेना। उन्हें जाता देख मैं मंद मंद मुस्कुरा दी। आखिर मुझे भी यही उम्मीद थी। सासू माँ 4-5 घंटे से पहले आने वाली नहीं थी और मधु भी सुधीर भी मेहमानों के आने के बाद ही आने वाले हैं, इसलिए मैं पहले से तैयार थी। मैं सबसे पहले अपनी सहेली को फ़ोन करती हूँ जो डेकोरेशन का काम करती थी। उसके पास वक्त नहीं था, हाँ, पर उसने 2 लोगों को मेरी मदद के लिए ज़रूर भेज दिया, क्योंकि उसे पहले ही मैंने बता दिया था कि मुझे डेकोरेशन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। वो लोग आए, उन्होंने अपना डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया और जब तक वो लोग डेकोरेशन का काम कर रहे थे, इधर मैंने 30-35 लोगों का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। पता था उन लोगों के लिए कि ये बहुत बड़ा झटका होने वाला है, पर यह झटका देना भी अब बहुत ज़रूरी था ताकि वो लोग भी ऐसी हरकत करने से पहले दोबारा सोचें। मैंने 2 तरह की सब्जियां, दाल मखनी, मिठाइयाँ ऑनलाइन मंगा ली। उसके बाद गैस पर चावल चढ़ाए, वेजिटेबल रायता बनाकर और आटा गूंथ कर रख दिया ताकि बाद में गर्मा गर्म पूड़ी तल सकूं।
तब तक डेकोरेशन वालों ने भी अपना काम कर लिया। उन्हें उनका पैसा देकर रवाना किया। इधर खुद कमरे में आ गई तैयार होने के लिए, और अभी तैयार हुई ही थी कि इतने में ननद का परिवार भी आ गया, और जैसा कि मुझे उम्मीद थी उनके साथ सासू माँ और मधु भी अंदर आई। अरे, मैंने वृंदा और मधु को शॉपिंग करने के लिए ही बुला लिया था, सासू माँ हंसते हुए बोली। पर अंदर का डेकोरेशन देख के सब लोग खुश हो गए। इतने में मधु ने मेरी तरफ देख के कहा, भाभी तो बहुत अच्छे से तैयार हुई है, खाना वाना बन गया क्या? हाँ दीदी, सब तैयार है। सबके आने के बाद, केक कटने के बाद सब फोटो क्लिक करने लगे, और मैं भी सबके साथ खुशी खुशी सारी फोटो में आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने खुद ही रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ाई और पूड़ी तलना शुरू किया, सबके खाने की बंदोबस्त करने के लिए। सबने खाने की बहुत तारीफ की, और सभी मेहमान एंजॉय करके अपने अपने घर रवाना हो गए। अभी ये लोग आराम करने अंदर ही जा रहे थे, तभी मैंने डेकोरेशन और ऑनलाइन खाने का बिल सुधीर के हाथों में पकड़ा दिया। ये देखकर वो गुस्सा हो गए। बहू, भला ये गृहलक्ष्मी के लक्षण होते हैं? अरे, गृहलक्ष्मी तो अपने घर के लोगों को खिलाकर खुश होती है, और तूने इतना पैसा बर्बाद कर दिया। सासू माँ डांटते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, खाना बनाने वाला, डेकोरेशन वाला किसी को तो बुला लीजिए। मुझसे ये सारे काम अकेले नहीं होंगे, पर आप तो सारा काम मुझ पर ही छोड़कर चले गए। मैंने कहा, अरे तो जरूरी काम आ गया था, इसीलिए गए थे, और अपने ही घर का काम कर रही हो, किसी और के घर का नहीं। सुधीर ने कहा, अरे हम भी तो करते थे अकेले सारा काम, हम तो तुम्हारी तरह नाटक नहीं करते थे। मम्मी जी ने कहा, देखिए मम्मी जी, आपको जो कहना है वो कहिए। गृह लक्ष्मी थी, इसलिए आपके घर की इज्जत रखते हुए काम करवा लिया, वरना जिस तरह से आप लोग एक एक करके बहाना करके निकलते हो ना, उस हिसाब से मुझे भी अपने मायके रवाना हो जाना चाहिए था। आखिर बहू हूँ, सेलिब्रेशन का हक मुझे भी है। आखिर मैंने कहा। किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना फ़ायदा ज़रूर हो गया कि आइंदा से कोई भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता तो ये लोग मेरी मदद ज़रूर करते, या घर में काम करने वाला रख लेते। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।